बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज पीर 8 जनवरी 2024 है और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग के 684वें रोज़ की, जहां रशिया को टक्कर देने के लिए एक और फौजी इत्तेहाद बनाने पर गौर किया जा रहा है, जिसे मैं कहता हूँ हाईनास का टोला। अब एक और हाईनास का टोला बनाए जाने पर गौर किया जा रहा है और ये जो टोला है, जो नया टोला डिस्कस किया जा रहा है, ये ना सिर्फ रशिया बल्कि चाइना और ख़ुद नेटो के बढ़ते हुए असर व रसूख को टक्कर देने के लिए ये जो नया इत्तेहाद है, इस पर डिटेल के साथ बात करेंगे। और सबसे ज़्यादा ख़तरा ये इत्तेहाद साबित होगा नेटो के लिए, जो कि नेटो से थोड़ा ही छोटा होगा। अगर ये बन गया तो नेटो के जत्थे से ये थोड़ा सा छोटा होगा, लेकिन ज़्यादा पावर्स इसके पास क्यों होंगी। बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी आपके साथ शेयर करने से कबल कुछ रीसेंट सिचुएशन में आपको रशिया और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग की रीसेंट सिचुएशन बताने से भी पहले क्रिसमस पर बात कर लेते हैं। आपको मालूम है कि ऑर्थोडॉक्स का जो क्रिसमस है वो 7 जनवरी को हर साल मनाया जाता है, और जो कैथलिक्स का क्रिसमस है वो 25 दिसंबर को हर साल आखिरी महीने के आखिरी हफ्ते में 25 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। गुज़िश्ता रोज़ ये क्रिसमस का त्यौहार मनाया गया। ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, आपको मालूम है कि रशिया और यूक्रेन के अंदर ज़्यादा है। अब गुज़िश्ता रोज़ मैंने इस पर वीडियो बनाना थी, लेकिन चूँकि पाकिस्तान में इंटरनेट का मसला आपको मालूम होगा और वजह भी आपको मालूम होगी। बहरहाल क्रिसमस का त्यौहार 7 जनवरी को सेलिब्रेट किया गया रशिया के अंदर। यूक्रेन के अंदर क्यों नहीं, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इस कानून पर दस्तखत कर दिए थे कि यूक्रेन में अब हर साल तारीख़ में पहली मरतबा यूक्रेन में क्रिसमस 25 दिसंबर 2023 को सेलिब्रेट किया गया। वरना यूक्रेन में क्योंकि ऑर्थोडॉक्स की मेजॉरिटी है, इसलिए यूक्रेन भी 7 जनवरी को ही क्रिसमस सेलिब्रेट किया करता था। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने इस तकरीब में शिरकत की, लेकिन रूस के सदर अकेले नहीं थे। ये आपको नज़र आ रहा होगा, फैमिलीज़ थी उन सोल्जर्स की जो कि यूक्रेन जंग लड़ते लड़ते मारे गए। उन फैमिलीज़ को, उन फैमिली मेम्बर्स को, उन सोल्जर्स की फैमिलीज़ को इनवाइट किया था रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने, और उन्होंने उन फैमिली मेम्बर्स के साथ तकरीब में हिस्सा लिया। कुछ मजहबी रसूमात रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने अदा की और उसके बाद इन फैमिलीज़ के साथ गपशप भी की। बहुत इंपॉर्टेंट बातें रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने शेयर करते हुए कहा कि मार्च में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं रशिया के अंदर, चाहे मैं प्रेसिडेंट रहा या ना रहा, लेकिन ये मैं मेक श्योर करूँगा कि आप लोगों का ख्याल रखा जाए, जो सोल्जर्स की फैमिलीज़ हैं उनका ख्याल रखा जाए। तो इस बात को मैं मेक श्योर करने वाला हूँ। इन फैमिली मेम्बर्स के साथ रशिया के सदर ने कुछ खाना वगैरह भी खाया, डिनर भी किया, सेलिब्रेट भी किया। और क्रिसमस का जो दिन है 7 जनवरी, वो रशिया के सदर ने इन फैमिली मेम्बर्स के साथ सेलिब्रेट किया। और उसी दिन यूक्रेन के हमले भी रिपोर्ट होते रहे। ना सिर्फ क्राइमिया के ऊपर यूक्रेन ने हमले करने की कोशिश की, 7 जनवरी को 4 मिसाइल हमले क्राइमिया के ऊपर यूक्रेन के रिपोर्ट हुए, जिन्हें रशिया के एयर डिफेंस सिस्टम ने, रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने उन हमलों को नाकाम बना दिया। ना सिर्फ क्राइमिया बल्कि बेलगोरोद को भी टारगेट किया यूक्रेन ने। बेलगोरोद तो मैदान जंग बन चुका है, जो सरहदी रीजन है रशिया का, वो यूक्रेन का सबसे बड़ा टारगेट है। जब से ये जंग स्टार्ट हुई या जब से यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव स्टार्ट हुआ, तो यूक्रेन का जो फोकस है, या फिर यूं कह लें कि यूक्रेन की जो एक्सेस है, वो बॉर्डरिंग रीजन बेलगोरोद तक बहुत ज़्यादा है। तो बॉर्डरिंग रीजन बेलगोरोद पर आए रोज़ हमले यूक्रेन के रिपोर्ट हो रहे हैं। ना सिर्फ हमले बल्कि यूक्रेन के जो फौजी हैं वो बेलगोरोद के अंदर जाकर माइन भी कर चुके हैं बेलगोरोद को। और ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है रशिया के डिफेंस पर, रशिया की फोर्सेस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि यूक्रेन के स्पाई चीफ ने बैठकर कहा कि ये हमारे लिए रूटीन का ऑपरेशन है कि हम बेलगोरोद रीजन के अंदर दाखिल भी हो जाते हैं, वहाँ पर माइनिंग भी करते हैं, हमले भी करते हैं। ये हमारे लिए मजाक की बात है। तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान रशिया के एयर डिफेंस सिस्टम पर, रशिया की फोर्सेस पर, रशिया के डिफेंस पर, ना सिर्फ पूरी दुनिया, ना सिर्फ यूक्रेन बल्कि खुद रशियन जो बेलगोरोद रीजन के रिहायशी हैं वो भी मजाक उड़ा रहे हैं। क्योंकि रशिया के जो गवर्नर हैं बेलगोरोद रीजन के, उन्होंने रिहायशियों को कहा कि तुम स्कॉच टेप का इस्तेमाल करो और खिड़कियों पर, जो शीशे की खिड़कियां हैं
उन पर स्कॉच टेप लगा लो। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि धमाके से अगर खिड़कियां लरसती हैं तो तुम बहरहाल कांच से महफूज रहोगे। तो सारिफ जो हैं, रशिया के सारिफ, वो इस तरह भी अपने गुस्से का इजहार कर रहे थे कि पहले हमें पता होता कि स्कॉच टेप इतनी काम की चीज़ है तो फिर हमें एयर डिफेंस सिस्टम बनाने की क्या ज़रूरत थी। तो इस तरह के हमले यूक्रेन के क्राइमिया के ऊपर और बेलगोरोद रीजन के ऊपर क्रिसमस डे पर, जो यूक्रेन का भी क्रिसमस हुआ करता था किसी दौर में सहूनी सदर के होने से पहले, उस दिन भी यूक्रेन के हमले रिपोर्ट होते रहे। रशिया ने भी हमले किए। 7 जनवरी गुज़िश्ता रोज़ का मैं आपको बता दूं कि रशिया की जानिब से 50 से ज़्यादा ड्रोन और मिसाइल स्ट्राइक्स रिपोर्ट हुई। ईस्टर्न यूक्रेन को टारगेट किया रशिया ने। 11 हलाकतें यहाँ पर यूक्रेन के अंदर रिपोर्ट हुई। आज की अगर बात करें तो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 59 स्ट्राइक्स रिपोर्ट हुई हैं रशिया की। ज़पोरिज़िया, निप्रो और खार्किव रीजन को टारगेट किया रशिया ने, और इन 59 स्ट्राइक्स के नतीजे में 4 हलाकतें और 38 जख्मी भी रिपोर्ट किए जा रहे हैं यूक्रेन और रशिया के मीडिया के ऊपर। यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम ने आज जो स्ट्राइक्स रशिया की हुई, 59 स्ट्राइक्स, उनमें से सिर्फ 18 को यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम मारने में कामयाब हुआ, और बाकी के बाकी जो मिसाइल्स और ड्रोन्स हैं उन्होंने अपने टारगेट को हिट किया। अब ये बहुत कम परसेंटेज है। यूक्रेन ज़्यादातर मिसाइल्स को मार गिराता है, ड्रोन्स को मार गिराता है, आपको मालूम है, लेकिन 18, सिर्फ 18 क्यों? क्योंकि पेट्रियट मिसाइल्स की शॉर्टेज है। पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम आपको मालूम है कि अमेरिका का तोहफा है, लेकिन वो मिसाइल डिफेंस सिस्टम हवा से तो नहीं चलता, उसमें मिसाइल्स डालने पड़ते हैं, और वो मिसाइल्स आते हैं अमेरिका से। और अमेरिका माजरत कर चुका है यूक्रेन से कि ज़रा ध्यान से इस्तेमाल करो, क्योंकि ज़्यादा मिसाइल्स हम तुम्हें प्रोवाइड नहीं कर सकते, हमारे पास मिसाइल्स की शॉर्टेज है। और दूसरी जानिब जो डेनमार्क है, जिसने F-16 लड़ाका तैयारे प्रोवाइड करने का वादा नहीं, मैं तो लारा कहूँगा, लारा लगाया था पिछले साल 2023 के मिड में, ये लारा लगाया गया था यूक्रेन को, और अब डेनमार्क की जानिब से रद्द-ए-अमल ये सामने आया है कि अभी हम यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट्स प्रोवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि यूक्रेन अभी ट्रेंड नहीं है, प्रिपेयर नहीं है F-16 उड़ाने के लिए। यूक्रेन के जो पायलट्स हैं उनकी पहले अंग्रेज़ी का मसला आ गया, फिर जहाज़ उड़ाने का मसला आ गया, तो यूक्रेन अभी तैयार नहीं है। डेनमार्क अब मांस कहा जा रहा है कि कई महीनों बाद डेनमार्क की जानिब से अगर यूक्रेन के पायलट्स ट्रेनिंग मुकम्मल कर लेते हैं तो फिर डेनमार्क की जानिब से यूक्रेन को F-16 लड़ाका तैयारे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। बहुत अच्छा बहाना है डेनमार्क की जानिब से। एक बहुत अच्छा बहाना क्यों बनाया गया? क्योंकि अमेरिका पीछे हटता दिखाई दे रहा है जहां तक यूक्रेन की या फिर पूरे के पूरे यूरोप की सिक्योरिटी या मदद इमदाद का जहां तक ताल्लुक है, तो अमेरिका पीछे हटता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वजह से यूरोप और अमेरिका का यही सीन रहा कि यूरोप कहता है कि टिट फॉर टैट है। जर्मनी का आपने देखा कि अमेरिका को जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्स ने कहा कि अगर तुम ये टैंक दोगे तो फिर मैं टैंक दूंगा, अगर तुम असलहा दोगे तो फिर मैं असलहा दूंगा। इस वजह से डेनमार्क की जानिब से F-16 को डिले किया गया है, क्योंकि अमेरिका की मदद इमदाद आती हुई कोई नहीं दिखाई दे रही। और अगर अमेरिका की मदद इमदाद ना आई तो यूक्रेन के पायलट्स ये तैयारे उड़ा भी लें, लेकिन इनको मेंटेन करने के लिए, इनकी मेंटेनेंस के लिए जो खर्चा पानी है वो अमेरिका ने प्रोवाइड करना है, और उस खर्चे पानी के बगैर यूरोप रिस्क लेने के लिए एक तो तैयार भी नहीं है, और यूरोप अमेरिका की बैसाखियों के बगैर रिस्क लेने की पोजीशन में भी नहीं है। और इस मौके पर जॉर्जिया मेलोनी जो इटली के प्राइम मिनिस्टर हैं, इटली की जानिब से एक आइडिया पेश किया गया, और इटली ने कहा कि क्यों ना हम EU फोर्स बनाते हैं, EU मिलिट्री बनाते हैं, एक जत्था बनाते हैं जो सिर्फ यूरोप का जत्था होगा, और हम डिपेंडेंसी जो अमेरिका के ऊपर है वो भी कम करने के काबिल हो जाएंगे। फिर रशिया, चाइना और अमेरिका के बढ़ते हुए असर व रसूख का मुकाबला करने के लिए यूरोप की अपनी एक आर्मी भी होनी चाहिए। अब आपको मालूम है कि ज़्यादातर जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जो यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स हैं, जो 27 मेंबर्स हैं, उनमें से ज़्यादातर 4-5 को छोड़कर वो नेटो के भी मेंबर हैं। तो अब यूरोप का एक इत्तेहाद बनाया जाना ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है नेटो के अलायंस के ऊपर। चलें, रशिया और चाइना को टैकल करने के लिए एक नेटो का अलायंस मौजूद है, तो नेटो का अलायंस मौजूद होते हुए आप यूरोपियन यूनियन का अगर एक अलायंस बनाएंगे
तो ये सबसे बड़ा झटका लगेगा अमेरिका के सदर जो बाइडन को, जो कि लीड करते हैं नेटो के अलायंस को और अपने बेनिफिट के लिए, अपने फ़ायदे के लिए दुनिया पर बिला शिरकत गैर हुकूमत करने के लिए लीड किया जाता है। नेटो का जत्था अमेरिका ने क्यों बनाया? रशिया को और चाइना जैसे कंट्रीज़ को टैकल करने के लिए अमेरिका ने नेटो का जत्था बनाया। और अब यूरोपियन यूनियन का एक अलहदा ग्रुप बनाने का, एक अलहदा अलायंस बनाने का जो सोच रहे हैं यूरोपियन कंट्रीज़, तो ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा अमेरिका के लिए और नेटो के अलायंस के लिए। नेटो का अलायंस यूँ कह लें कि टूट जाएगा अगर यूरोपियन यूनियन ने अपना एक इंडिपेंडेंट अलायंस बना लिया। अब इमैनुअल मैक्रोन जो प्रोमिनेंट कंट्रीज़ हैं यूरोप के, वो ऑलरेडी इस आइडिया के हक में हैं। इमैनुअल मैक्रोन ने एक्चुअली ये आइडिया 2019 में पेश किया था। चेक रिपब्लिक जो है वो भी इस आइडिया के हक में है, पूरे का पूरा यूरोप इस आइडिया के हक में है और इस पर अब यूरोपियन यूनियन ने मशावरत शुरू कर दी है। रशिया का रद्द-ए-अमल सामने आया। रशिया की फॉरेन मिनिस्ट्री की तर्जमान जो मरिया दखरोवा हैं, उन्होंने कहा कि पहले और भी बहुत सारे काम हैं जो यूरोप को सीधे करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल रेफ्यूजी का मसला है, आपकी बॉर्डर की डिमार्केशन का मसला है, फिर आपकी एनर्जी का मसला है कि आपका तेल और गैस कहाँ से आएगा। अमेरिका तो रेट बढ़ा देगा जब वो देखेगा कि आप एक अलहदा अलायंस बनाने की सोच रहे हैं, तो अमेरिका रेट बढ़ा देगा। तो पहले इन मसाइल को दूर करें और फिर इस तरह के अलायंस बनाने की बातें आपको सूट करती हैं। अब रशिया की जानिब से ये जो रद्द-ए-अमल सामने आया, ये मैं आपको बता दूं, सादा अल्फाज में मैं आपको बता दूं कि रशिया यूरोपियन यूनियन को उकसा रहा है कि तुम नहीं बना सकते, बना के दिखा दो। अमेरिका के होते हुए तुम ये अलायंस नहीं बना सकते, अगर बना सकते हो तो फिर बना के दिखा दो। इन मसाइल को हल करके पूरा रास्ता रशिया क्यों दिखा रहा है यूरोपियन यूनियन को अलायंस बनाने का? क्योंकि पुतिन के बारे में है। यूरोपियन यूनियन का ये अलायंस पुतिन के बारे में है। अगर ये अलायंस बन गया, जब से जंग स्टार्ट हुई तो रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन क्या बात करते हैं? वो कहते हैं कि यूरोप को अमेरिका की बैसाखियां नहीं बनना चाहिए, यूरोप एक इंडिपेंडेंट यूरोप होना चाहिए, उसे अपने फैसले खुद लेने चाहिए। आप अमेरिका का कंधा कब तक बनेंगे? ये रशिया के फ़ायदे में है। अगर ये अलायंस बन जाता है तो ये रशिया के लिए कोई ख़तरा नहीं है, क्योंकि पूरे का पूरा यूरोप रशिया पर डिपेंड करता है, रशिया की एनर्जी पर डिपेंड करता है। इसलिए रशिया के फ़ायदे में ये अलायंस होगा। अगर ये अलायंस बन गया तो इसका मतलब साफ ये होगा कि अमेरिका और यूरोप की राहें जुदा होना स्टार्ट हो जाएंगी। इस अलायंस के बनने से रशिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ज़ाहिर है जो रशिया अकेला पूरे के पूरे नेटो के जत्थे से अब तकरीबन 2 साल होने वाले हैं कि लड़ रहा है, तो उसका ये यूरोपियन यूनियन का जो अलायंस है वो क्या बिगाड़ लेगा। बहरहाल अमेरिका को एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला है अगर इस मामले पर मशावरत, जो कि 2019 में भी ये इनिशिएट किया गया था मैक्रोन की जानिब से, लेकिन वहीं पर ये बातचीत जो है वो ठप हो गई थी यूक्रेन की जंग स्टार्ट होने के साथ ही। लेकिन अब जो मौका है, इस वक्त जो सिचुएशन है कि अमेरिका पूरे के पूरे यूक्रेन और पूरे के पूरे यूरोप को छोड़ चुका है, तो अब ये आइडिया इटली की जानिब से सामने आना, इस पर अब ये मिलकर बैठ सकते हैं और इस मामले पर अब कोई हतमी फैसला यूरोपियन कंट्रीज़ की जानिब से, यूरोपियन यूनियन की जानिब से क्यों सामने आ सकता है? क्योंकि इन्होंने देख लिया कि पुतिन की बात बिल्कुल दुरुस्त है। एक साइड पर रशिया, चाइना और अमेरिका जैसी बड़ी ताकतें दुनिया के ऊपर रूल कर रही हैं और लड़ रही हैं, अपनी अपनी पावर्स को और ज़्यादा बढ़ा रही हैं, और वहाँ पर यूरोप अमेरिका का कंधा बना हुआ है। तो इस कंधे ने ये सोचा कि हम भी तो एक बहुत बड़ी ताकत हैं, कब तक हम अपनी ताकतों को अमेरिका की गुलामी में सर्व करते रहेंगे? तो बहुत बड़ा झटका अमेरिका को लगने वाला है अगर ये मशावरत आगे बढ़ती है। नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।